हेलो जोहार नमस्कार। आज है 27 दिसंबर 2025 और अभी सुबह के 4:30 बज रहा है और मैं हूँ बोधगया में और मेरे साथ और भी 68 लोग हैं। हम सब 2 दिन और 1 रात के बिहार टूर पे हैं। इस टूर के ऑर्गेनाइजर एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर संजय सर हैं। सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस टूर पे आने का मौका मिला। हम सब 26 दिसंबर के रात लगभग 9 बजे एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर तिगरा से बोधगया के लिए निकले थे और लगभग 3 बजे सुबह में बोधगया पार्किंग पहुंच गए। सुबह में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सब महाबोधि टेम्पल चले गए, जो बोधगया में स्थित दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ अंदर जाने से पहले सभी इलेक्ट्रिक डिवाइस जैसे मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, बैग ये सब को बाहर रखना पड़ता है और माना जाता है कि लगभग 2500 साल पहले सिद्धार्थ गौतम ने यहीं एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया था और बुद्ध बना था। मुख्य मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। बोधि ट्री मुख्य मंदिर के ठीक पीछे है, जो एक पवित्र पीपल का पेड़ है जिसके नीचे बुद्ध बैठे थे। मुख्य मंदिर का ऊंचाई लगभग 55 मीटर है और ऊपर में एक सोने का कलश लगा है, लेकिन कुहासा बहुत ज़्यादा होने के कारण हम लोग ऊपर ठीक से नहीं देख पाए और मोबाइल फ़ोन जमा कर दिया गया था, इस कारण हम लोग वीडियो भी शूट नहीं कर पाए। मैंने मंदिर के अंदर गया और देखा कि बुद्ध की एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही सुंदर मूर्ति है और इस जगह को 2002 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध इस मंदिर परिसर के अलग अलग जगह में 7 सप्ताह बिताए थे। हर हफ्ते की जुड़ी एक खास कहानी है और वह जगह अभी भी इस परिसर में मौजूद है। बोधगया में लगभग 12-1 बजे तक हम लोग अलग अलग मंदिर में घूमे। यहाँ पे बहुत सारा बौद्ध मंदिर बनाया गया है और बहुत ही अच्छा डिजाइन और कलाकृति दिखाई दिया। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का माहौल और मंदिर के शांति। ये जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो संतरा का पेड़ है और वो पेड़ में बहुत ज़्यादा फल लगा हुआ है और ये मैंने पहली बार देखा था जब बोधगया से महाबोधि टेम्पल से बाहर निकले और अगल बगल मंदिर परिसर घूम रहे थे। उसी में से एक मंदिर परिसर में ये फल लगा हुआ दिखा। उस मंदिर परिसर का नाम तो अभी मुझे याद नहीं है, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। महाबोधि टेम्पल में बहुत ज़्यादा भीड़ था और सबसे ज़्यादा बौद्ध भिक्षु थे वहाँ पे, और कुछ तो भारतीय लग रहे थे और ज़्यादातर दिखने में फॉरेन लगे। जब मैं मंदिर परिसर में गया तो मैं हैरान हो गया देख के, क्योंकि मैं पहली बार लोगों में इतना भक्ति भाव और श्रद्धा देख रहा था। मैंने देखा कि लोग भगवान में कितना विश्वास करते हैं, कितना मानते हैं उनको। मैंने तो उन लोगों का भक्ति, विश्वास और श्रद्धा देख के हैरान ही हो गया था। सभी बौद्ध धर्म के लोग अपने साथ फूल ले जाते दिखे और पूरा मंदिर परिसर फूलों से सजा हुआ दिखाई दिया। उस दिन मौसम में बदलाव था और बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था, लेकिन उन बौद्ध भिक्षुओं को पता नहीं ठंड लग रहा था कि नहीं। मैंने स्वेटर और जैकेट पहन रखा था, फिर भी ठंड लग रहा था और उन लोग सिर्फ एक कपड़ा लपेटे हुए था, लेकिन भी उन लोगों को ठंड नहीं लग रहा था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सब ने आखिरी में बोधगया की सबसे प्रसिद्ध प्रतिमा, जो 80 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा है, देखने गए। यह एक कमल के फूल के ऊपर ध्यान मुद्रा में विराजमान है। इसका उद्घाटन 18 नवंबर 1989 को 14वें दलाई लामा द्वारा किया गया था। इसे बनने में लगभग 7 साल का समय लगा था। प्रतिमा के अगल बगल बुद्ध के 10 प्रमुख शिष्यों की छोटी मूर्ति बनाई गई है। बोधगया घूमने के बाद हम लोग पहुँच गए राजगीर। वहाँ पे एक वेन्यू वन पार्क है, वहाँ का टिकट 20 रुपया लिया। इसे भगवान बुद्ध का पहला निवास स्थान या फिर मठ माना जाता है। इस पार्क को मगध राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध को रहने के लिए उपहार दिया था। यह दुनिया का पहला मठ है। बुद्ध यहाँ अक्सर वर्षाकाल में रुकते थे और उपदेश देते थे। यहाँ एक तालाब है जिसे करंडक टैंक नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि भगवान बुद्ध अपने दिनचर्या की शुरुआत
इसी तालाब में नहाकर किया करते थे। यहाँ बांस का घना जंगल है जो एक सुकून भरा वातावरण प्रदान करता है। पार्क के बीचों बीच तालाब के बगल में एक भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित किया गया है। यहाँ पे बौद्ध भिक्षु और पर्यटक ध्यान या फिर मेडिटेशन करने के लिए आते हैं। वेन्यू वन राजगीर के मुख्य बस स्टैंड और ब्रह्मा कुंड या फिर गर्म पानी के झरने से नज़दीक है। आप यहाँ से पैदल ही गर्म पानी की कुंड जाकर स्नान कर सकते हैं और बगल में ही एक सुंदर जापानी मंदिर और स्तूप भी देखने योग्य है। माना जाता है कि भगवान बुद्ध भी उस गर्म कुंड में स्नान किया करते थे। और ये जो स्टैचू देख रहे हैं वह कोई पत्थर से बना हुआ स्टैचू नहीं है, बल्कि वह एक सूखी पेड़ को काट के बनाया गया है। इसको बोनसाई आर्ट बोलते हैं, बावना पेड़ बोल सकते हैं इसको। ये सभी पेड़ का बोनसाई बनाया गया है यहाँ पे, और चारों तरफ हरा भरा और गेंदा का फूल, और बगल में राजगीर की पहाड़ी, और यहाँ पे क्या है पता नहीं, अच्छा दिख रहा है। पार्क में घूमते घूमते हम लोगों को एक ब्रिज दिखाई दिया। हम लोग उस ब्रिज की मदद से आगे बढ़ने लगे और अगल बगल के शानदार नज़ारा देखने लगे। और थोड़ा दूर जाने के बाद ब्रिज ख़त्म हो गया और सामने हम लोग को दिखाई दिया एक चिल्ड्रन पार्क, जहाँ पे ढेर सारे बच्चे खेल रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। और हम लोग भी एक बच्चे ही तो हैं, तो हम लोग भी थोड़ा एक्सरसाइज किए, मौज मस्ती किए और फिर उस जगह से आगे बढ़ गए घूमने के लिए। और हमने आगे जाके देखा कि ढेर सारा स्टैचू एक दीवार में सजाया गया है और उसके बगल में भी ग्राउंड में पत्थर के स्टैचू हैं। हम लोग को इस पार्क में घूमने के लिए लगभग 1 घंटे का समय दिया गया था, जो कि अब समाप्त हो चुका है। इसीलिए हम लोग इस पार्क से बाहर जा रहे हैं और पार्किंग में जो बस है हम लोग का वहीं पे जाके अब मिलेंगे। हेलो, अभी हम घूमने आए हैं और अभी मौसम बहुत भयानक ठंडा है। और देख सकते हैं यहाँ घोड़ा का बच्चा और एक यहाँ घोड़ा है और बगल में एक पहाड़ है। अब बता सकते हैं कहाँ पे आए हैं घूमने। ये झंडा लगा हुआ है और हम लोग को बस सभी जाते हैं बैठने। और वेन्यू वन घूमने के बाद हम सभी रूम गए, थोड़ा मस्ती और आराम करने के बाद सुबह में गर्म कुंड में नहाने चले गए। माँ शारदा लॉज। हम सबको सुबह जल्दी उठाया गया और हम सब इतना ठंड में भी स्नान करने के लिए गर्म कुंड जा रहे हैं। हम सब गर्म कुंड पहुंच चुके हैं। इस गर्म कुंड को ब्रह्मा कुंड के नाम से जाना जाता है, जो राजगीर बिहार में एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक गर्म पानी का प्राकृतिक झरना है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि अपने औषधीय गुण मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हम लोग नहाने जाने वाले हैं, पब्लिक लोग हैं, अभी सब नंगा होने वाला है। देखिए सभी हम लोग नहाने जा रहे हैं। चलो आगे सब। अब हम लोग नहा चुके हैं और बगल में पहाड़ है तो उसी में चढ़ रहे हैं और देखते हैं शहर का नज़ारा कैसा दिखता है। अगल बगल देख सकते हैं पूरा पहाड़ पर्वत और पूरा कुहासा आ रहा फिर से। अरे है गर्म कुंड, क्या नाम था? गर्म कुंड है। और बगल में पहाड़ बड़ा सा, अभी और ऊपर चढ़ना है। कहाँ है? वहाँ जाना है क्या? शायद रास्ता वहाँ जाएगा। वो गुरुद्वारा है। चलो हो गया।
यहाँ भी थोड़ा कुहासा है इसलिए पूरा शहर नहीं दिख रहा है। अगर साफ रहता मौसम तो पूरा शहर दिखता शायद। यहाँ पूरा राजगीर, यहाँ पूरा पहाड़ी सब है और यहाँ पे मेरा कुछ स्टूडेंट है साथ में। और आगे कितना दूर जाना है पता नहीं, हम लोग सब थक चुके हैं। देख सकते हैं हरा भरा तो शहर दिखाई दे रहा है। मंदिर के ऊपर थोड़ा प्लेन एरिया बनाया गया है, देख सकते हैं। वहाँ अभी नहा के आए हम लोग। अच्छा गर्म था, ठंडा ठंडा सब भाग गया है। और जोर जोर से आवाज आ रहा है इंसानों का चिल्लाने का। और मेरे साथ है कुछ स्टूडेंट, समीर, शिवम, विक्की। ये लोग अपना एक्सपीरियंस बताएगा बिहार में कैसा रहा सफ़र। चलो समीर बता। ये लोग अभी शर्मा रहा है और हम लोग को जाने का वक्त भी हो चुका है, इसीलिए हम लोग अब नीचे जा रहे हैं। अच्छा लगा बोला, पहली बार आए हैं। माना जाता है कि इस कुंड का निर्माण स्वयं भगवान ब्रह्मा ने किया था, इसलिए इसका नाम ब्रह्म कुंड पड़ा। यहाँ 7 अलग अलग धाराओं से पानी आता है, जिन्हें 7 ऋषियों सप्तऋषि का प्रतीक माना जाता है। वहाँ जन कुंड से आ रहा है पानी बाहर निकालते और वहाँ अरे उसका बाप का मोबाइल है, डोली के पास रहता है। उसका बाप अपना मोबाइल है, डोली का मोबाइल। ओए ओए हेलो, व्हाट्स योर नेम ब्रो? घर जाएगा हम लोग साथ आगे देखना। तुम जाएगा? ए बाप तुम जाएंगे? ओए लात तुम्हारे को मैं मारो भाई। पूरा गुस्सा नजर से देख रहा है। जैसे रांची में रिक्शा चलता है वैसे ही यहाँ पे घोड़ा गाड़ी चलता है। और नहाने के बाद थोड़ा ठंडा लग रहा था, इसीलिए एक्सरसाइज करते हैं ताकि ठंडा भाग जाए। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं नौलखा मंदिर। हम लोग सब टांगा में जाने वाले थे, लेकिन हम लोग को नहीं लेगा आ रहा है। टांगा वाला बोल रहा है यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग के पास देने के लिए पैसा कम है। वो लोग जो टूरिस्ट लोग आया है वो लोग महंगा दे रहा है पैसा, तो सब बाहर का टूरिस्ट लोग को ही ले जा रहे हैं। हम लोग थे 9 लोग। हम लोग टांगा में जाने वाले थे, लेकिन अभी टुक टुक में जाना पड़ रहा है। और क्योंकि एक्सपीरियंस कैसा है? सब बढ़िया है, बस पैसा नहीं है। गरीब हो गए हम लोग। अभी हम लोग खस्सी खिलाइएगा सर? खस्सी खिलाइएगा। खस्सी इधर महंगा है रांची से, यहाँ 600 रुपया केजी मिल रहा है। अरे इधर कहाँ जा रहे हो? निकल जाएगा ना? हाँ चलिए ना, बस दीजिएगा हम लोग। हमारे सामने अचानक साउथ इंडिया वाला नज़ारा आ जाता है। नारियल का पेड़, पहाड़, इसे पार करके हम लोग पहुंच जाते हैं पार्किंग, जहां पे एक नाव का झूला है। वहां पहली बार चढ़ते हैं और देखिए इस वीडियो में। याद कर लीजिए हम लोग का हिरवा मकसूद हिरवा। हम लोग नहीं आ रहे हैं, सब आ रहा है सब। हेलो गाइस, कैसा महसूस कर रहे हैं? चलो चलो चलो, चालू करो। 150 रुपया 150 रुपया 150 में जोड़ा। जल्दी जी, नहीं तो हम लोग का बाप छूट जाएगा। चलाइए 150 में दो, 150 में दो। 150 जोड़ा। 10 रुपया 10 रुपया 3 को के साथ एक फ्री। 10 जो आएगा उससे 100 रुपये लेंगे। गेट 1 फ्री। 10 रुपया। चलो शुरू हो गया। आ जाओ 10
मेरा फेफड़ा धड़कना स्टार्ट हो गया। एक बार और चलाइए। आराम से। ये तो अच्छा रुक गया फिर। पैसा उसे से लीजिएगा। साल हुआ है मेरा भी 2 साल हुआ है, लेकिन उठा के लेगा। अभी हम लोग नालंदा खंडहर पहुंच चुके हैं देखने के लिए, और यहाँ पे 15 वर्ष से कम बच्चों का टिकट नहीं लगता है। इसीलिए जिसका फेस 15 वर्ष से कम का दिखाई दे रहा है उनके लिए टिकट नहीं लिया गया है। हम सभी का नालंदा यूनिवर्सिटी में एंट्री हो चुका है और अगल बगल पूरा भीड़ है, देख सकते। 100 साल और पहले, ठीक है, यानी 2400 साल पहले महावीर एवं बुद्ध के काल से ही नालंदा की ऐतिहासिकता के प्रमाण प्राप्त होते हैं। बुद्ध के परम प्रिय शिष्यों में से एक सारिपुत्र के जन्म एवं निर्माण स्थल के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो जैन और महावीर के अलावा यहाँ पर उनका जो एक शिष्य है सारिपुत्र, मतलब बहुत सारा शिष्य है, उसमें से एक शिष्य जो फेमस शिष्य हुआ, इसका जन्म स्थान के लिए भी इसको जानते हैं। प्राच्य कला मतलब प्राचीन कला एवं सांस्कृतिक के विख्यात शिक्षा संस्थान और महाविहार के रूप में इसकी पहचान 5वीं शती में स्थापित हुई, जब चीन सहित अनेक सुदूरवर्ती देशों से बौद्ध भिक्षु ज्ञानार्जन हेतु यहाँ आते थे। मतलब 2400 साल पहले नहीं, 500 साल, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 500 साल बाद लगभग 1000 साल इसका बीत चुका था महावीर का और क्या बोलते हैं बुद्ध धर्म का। उसके बाद ये पता चला, ठीक ना। तो क्या है, जब चीन सहित अनेक सुदूरवर्ती देशों के बौद्ध भिक्षु ज्ञानार्जन हेतु यहाँ आते थे, इस संस्थान से जुड़े विद्वानों में नागार्जुन, आर्यदेव, वसुबंध, धर्मपाल, सुविष्णु, असंग, शीलभद्र, ये सब जो नाम है ना, कि अलग अलग, जैसे कोई आयुर्वेद हो गया या मैथमेटिशियन हो गया, जो उन लोग के शिष्य थे वो लोग इस तरह के आदमी बने, ठीक है। जैसे 9 रत्न हम लोग बोलते हैं, किसी में 9 रत्न थे कभी, ठीक है, तो उन लोग के शिष्य यही लोग हैं। धर्म प्रीति, शांत रक्षति, ये सब अलग अलग जो मैथमेटिशियन या फिजिशियन चल रहा है, जिसके चलते हम लोग आगे का अभी पढ़ाई हम लोग का सब लोग जारी है। तो ये लोग ऐसे ऐसे बुक दिए, उन लोग के शिष्य ये सब जो यहाँ से पढ़ के निकले, ठीक है। इनके अतिरिक्त प्रसिद्ध चीन यात्री हुएन सांग के बारे में सब कोई पढ़ा है, ठीक ना। फिर इत सिंह के नाम से विशेष उल्लेखनीय है, जिन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में नालंदा के महावीरों, यात्रा वृत्तांत मतलब वो लोग यहाँ आया, यहाँ से जब वापस चीन में गया तो अपना पूरा जर्नी को पूरा बुक में लिखा, कहाँ कहाँ वो लोग क्या क्या चीज़ देखा, इसके बारे में भी नालंदा के बारे में वो लोग लिखता है। तो चीन यात्री था तो चीन के बारे में लिखना था, लेकिन यहाँ आकर के भारत में वो नालंदा के बारे में लिख रहा है, यानी कि इसका कोई विशेष महत्व है, इसलिए उसका जिक्र करता है। फिर क्या है, धर्मशास्त्र, व्याकरण, तर्कशास्त्र, खगोलिकी, देखो ये सब बुक मतलब ये सब्जेक्ट है जिसका अलग अलग यहाँ पर से, और जैसे धर्मशास्त्र, धर्म के बारे में जो बता रहा है उस तरह का एक अलग एक टीचर यहाँ से निकले, ठीक ना, जो आगे उनके चलते बाकी और भी जो लोग हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। व्याकरण का जो व्याकरण का के बारे में बता रहे हैं, तो उस तरह के लोग यहाँ पर से पढ़ करके निकले, ठीक है। तर्कशास्त्र, खगोलिकी, क्या है, तत्व ज्ञान, चिकित्सा, दर्शन शास्त्र आदि शिक्षा केंद्र में अध्ययन के प्रमुख विषय थे। अभिलेख्य, ये सब विषय हम लोग आज के समय में जाके ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स में ये सब टॉपिक पढ़ते हैं। अभी तुम लोग को बोलेंगे कि तर्कशास्त्र या फिर चिकित्सा विज्ञान या दर्शन शास्त्र, साइकोलॉजी, ये सब हम लोग 9-10 में नहीं पढ़ते, तो वो सारा चीज़ यहाँ पर अलग से पढ़ाई होता है, ठीक है, बचपन से। आदि शिक्षा केंद्र में अध्ययन के प्रमुख विषय थे। अभिलेख के प्रमाणों के अनुसार समकालीन शासकों द्वारा दान किए गए अनेक ग्रामों के राजस्व से इन महावीरों का व्यय वहन किया जाता है। ऐसा नहीं है कोई अगर पढ़ रहा है तो उसको मंथली फी देना पड़ता था, ठीक है। जैसे राजा लोग या फिर कहीं से मान लो टैक्स जो मिलता था, वो लोग जो दान देता था उससे चलता था। प्राचीन युग के एक महानतम विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित नालंदा महाविहार की स्थापना गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम 413 से 455 ईस्वी, मतलब कि 5वीं शताब्दी पर हम पढ़े 5वीं शताब्दी में किया गया था। कन्नौज नरेश हर्षवर्धन व पूर्वी भारत के पाल शासकों के समय में भी महाविहार को राज प्रशय अनवरत प्राप्त होता रहा। यद्यपि इस महान शिक्षा संस्थान का क्रमिक ह्रास परवर्ती पाल शासकों के समय से ही प्रारंभ हो चुका था। मतलब धीरे धीरे ये नष्ट होना शुरू हो गया था। ये नष्ट हो गया, मान लो इसका जो लोकप्रियता है तो धीरे धीरे कम होने लगा, ठीक है। या फिर मान लो कोई कभी राजस्व नहीं मिल रहा है, कुछ भी अनेक कारण हो सकता है एक चीज़ को, ठीक ना।
फिर यद्यपि इस महान शिक्षा संस्थान की प्रारंभिक खास परवर्ती पाल शासकों के समय प्रारंभ हो गया, किंतु लगभग 1200 ईसा पूर्व बख्तियार खिलजी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप नालंदा की कीर्ति पूर्णतः धरती के गर्भ में समा गई। उसके बाद ये वाला फिर से उठ नहीं पाया। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कराए गए उत्खनन 1915 से 37 में पहला बार, फिर उसके बाद भारत का आज़ादी के बाद 74 से 82 के बीच में दूसरा बार। यहाँ जो ईंट मिल रहा था ना, तो कोई को लगा कि ऐसा ईंट उस समय हम लोग यूज नहीं कर पाते थे, बना नहीं पाते थे, तो फिर कहाँ से मिला? तो नहीं, पहले का जो लोग थे वो लोग के पास इतना गुणवत्ता वाला ईंट बनाने का मतलब वो लोग सीख चुके हैं। ठीक है, तब फिर इसके नीचे और जब खुदाई होने लगा तब जाकर के ये मिला। ठीक है, लगभग 30 मीटर चौड़े उत्तर दक्षिण पथ के पश्चिम में मंदिर की व पूर्व में विहारों की श्रृंखला है। आकार व विन्यास में सभी विहार लगभग एक जैसे हैं, सब बराबर बराबर बता हुआ। आज के समय इंजीनियर लोग मान लो रूम बना रहा है तो हो सकता है थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन जब ये वाला चीज़ को देखा गया तो सब बराबर बराबर। उसके बाद हिस्ट्री का जब बुक खोला गया, जैसे रेन सांग का जब बुक देखा गया, वो सबसे जब पता चला कि हाँ ये इतना सारा चीज़ है इसकी। ठीक है ना, अब इसके निकट छोटे आकार में मनौती स्तूपों का विशाल समूह है। महाविहार व मंदिरों के भाग्य शेषों के साथ साथ प्रस्तर, कांस्य एवं स्तकों के में निर्मित अनेक मूर्तियां तथा कलाकृतियां उत्खनन से प्राप्त हुई। इनमें से विभिन्न मुद्राओं में बुद्ध, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, तारा, प्रज्ञा पारमिता, मरीचि, जंभल आदि बौद्ध प्रतिमाओं तथा विष्णु, शिव, पार्वती, महिषासुर मर्दिनी, गणेश, सूर्य इत्यादि हिंदू देव प्रतिमाएं प्रमुख हैं। यानी कि या तो अंदर पूजा भी हो रहा है, साथ साथ वहाँ पर धर्मशास्त्र का ज्ञान भी दिया जा रहा है, जिसके चलते ये सब चीज़ें। इनके अतिरिक्त भित्ति चित्र, ताम्रपत्र, समझ रहा है ना तो ये सब क्या है, प्रस्तर एवं ईंट पर उत्कीर्ण अभिलेख, मुद्राएं। अभिलेख मतलब इसी तरह से जो लिखा हुआ रहता है उसको अभिलेख बोलते हैं। तो ये सब चीज़ भी वहाँ पर है, अंदर कुरेद करके जो अभी भी लिखा हुआ है। मुद्राएं, फलक, सिक्के, टेराकोटा, मृदु भांग आदि की प्राप्ति भी उल्लेखनीय है, जो कि इससे पहले हम लोग को लगता था कि पहले का लोग इसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन जब खुदाई मिला या फिर जब निकाला गया तो ये सब चीज़ मिल रहा है। मतलब पहले के लोग इसके बारे में उन लोगों को पता था, यानी कि हम लोग आविष्कार नहीं किए हैं, वो लोग आविष्कार करके यूज कर रहे हैं। ठीक है, इन सभी कलाकृतियों और वस्तुओं को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संचालित स्थानीय संग्रहालय में दर्शकों के अवलोकनार्थ प्रदर्शित किया गया है, मतलब म्यूजियम में। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है कि अब इसी के जैसा दूसरा एक यूनिवर्सिटी बगल में बना। जब हम सबसे पहले सबसे छोटा में जैसे 2-3 क्लास में आया था तो हमको लगता था कि नालंदा विश्वविद्यालय ऐसा हो गया, इसके जैसा बनना चाहिए। 2-3 साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी बनकर के बिहार में रेडी भी हो गया है। ठीक है, उसको देख करके हमको मतलब लगा था कि हाँ हम बचपन में सोचे थे, अब बन गया। मेरा सोचने से नहीं है ना, लेकिन बन गया तो अच्छा लगता है। अभी हम सब नालंदा यूनिवर्सिटी में एंट्री कर रहे हैं और एंट्री से पहले हमारे जो रोहित सर हैं उनके द्वारा इस यूनिवर्सिटी के बारे में बेसिक चीज़ें बताई गई, इसके इतिहास के बारे में और भी कुछ जानकारी दिया गया। और जब एंट्री किए तो मुझे तो देख के पता ही नहीं चला कि ये क्या है, क्या था। पहले ऐसा लग रहा था कि कोई ईंटा भट्टा है और ईंटा को यहाँ सरिया के रख दिया है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे मुझे हल्का फुल्का पता चलने लगा कि ये मंदिर था, ये विद्यालय था, यहाँ पढ़ाई करता था, यहाँ बच्चा लोग रहता था। मतलब शुरुआत में एकदम ही पता नहीं चला कि क्या है, नज़ारा देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ पे ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था, उसको पढ़ने के बाद मुझे कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया कि ये एक समय का बहुत ही प्रचलित और महान विश्वविद्यालय था। ये दुनिया भर में इसका नाम था और इसको बाद में बख्तियार खिलजी द्वारा जला दिया गया। इससे भी एक जुड़ा एक कहानी है, उनको मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप अगल बगल का नज़ारा देखिए कैसा है। वो दरवाजा होगा, जला दिया ना, छत तो जल गया सब। मिट्टी का थी खपरा का था कुछ, ईटा भी पूरा सुरक्षित है, मिट्टी से जोड़ाई की है। हाँ, ईटा पहले पता। अचानक मेरे सामने अंदर का कैंपस का नज़ारा था। वहाँ पे ढेर सारे भीड़ और पूरा कैंपस में फूल पौधा लगाया गया था और जगह जगह पे ये मोनेस्ट्रीज थे। चलिए सर, पता नहीं आगे गए होंगे। सभी मोनेस्ट्री के सामने उनका नंबर और उनके जुड़ा
कुछ कहानियाँ दिया गया था उनके बारे में, जैसे कि आप इस में पढ़ सकते हैं और उनका दर्शन भी कर सकते हैं। तो सभी मोनेस्ट्री को देखे और उनके बारे में कुछ कुछ जानकारी लिए जो कि वहाँ सामने दिया गया था। और वहाँ पे एक स्कैनर भी था बगल में, उनको स्कैन करने पे जो गूगल पे आवाज़ सुनाई देता है, उनके बारे में कहानी सुनाया जाता है। तो उनसे बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिला, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बस ठीक भर का, जिससे पता चल सके कि यहाँ क्या होता था, कैसा था पहले। इफ़त बाहर निकलेगा। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ था, यहाँ फॉरेन से भी आए थे घूमने के लिए। और यहाँ पे जो ड्रेन सिस्टम था, नाली का व्यवस्था, वो बहुत अच्छा था। उतने साल पहले भी इतना अच्छा कैसे हो सकता है, ये सोचने की बात है। चलो इधर बाद में आएंगे, तो बेड़ा जाएंगे फिर। ये क्या है? समझ में नहीं आ रहा है क्या है, बस देख रहे हैं अभी। चलो राजवीर। इस जगह को 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया ताकि इस जगह को बचाया जा सके और सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन बहुत सारे दीवारों में हमें बहुत सारे नाम दिखाया दिया, उनमें मेरे बच्चे लोग अपना नाम और रिश्तेदारों का नाम ढूंढ रहे थे। उनको कैसे समझाया जाए कि ये लिखने का जगह नहीं है। आप देख सकते हैं, जहाँ देखो वहाँ बस नाम ही दिखाई दे रहा है। इससे दीवार को थोड़ा नुकसान भी पहुँच जाता है। और फिर बाद में हमें ये मैप दिखाई दिया जो कि शुरुआत में ही रखा गया था राइट साइड में, और हम लोग गलती से लेफ़्ट साइड से घूमना स्टार्ट किए। लेकिन जब हम लोग घूम के वापस आए आखिरी में, तब ये मैप हम लोग को दिखाया दिया। तब समझ में आया, अरे यही क्या था। यहाँ में से कुछ मंदिर था, कुछ स्टूडेंट को पढ़ने के लिए था, और जहाँ पे 35 कमरे बनाए गए थे, बीच में कुआं, खाने पीने की व्यवस्था, ये सब था। लेकर डिब्री रखने के लिए बना है। ज़्यादा दिख रहे हो तो कोना वाला डिब्री या कुछ। दुनिया के सबसे पुराने और महान शिक्षा केंद्रों में से एक था। इसकी स्थापना 5वीं सदी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त एक ने किया था। ये दुनिया की पहला ऐसा यूनिवर्सिटी था जहाँ स्टूडेंट और टीचर साथ में रहते थे। यहाँ लगभग 10,000 स्टूडेंट और 2,000 से ज़्यादा टीचर रहते थे। यहाँ मैथ, साइंस, आयुर्वेद, लॉजिक, ग्रामर और फिलोसफी जैसे विषय पढ़ाई होते थे। यहाँ देश विदेश से भी आते थे पढ़ने, जैसे कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया। यहाँ पे एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी था जिसे बख्तियार खिलजी द्वारा जला दिया गया, और इसे जलने में लगभग 3 महीना का समय लग गया था। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी एक समय बहुत बीमार था और उसके हकीम लोग उसे ठीक नहीं कर पाए, तो उसे बताया गया कि नालंदा में इसका इलाज किया जा सकता है। तो नालंदा गया और शर्त रखा कि मुझे भारतीय दवा नहीं खाना है। तो यहाँ के जो विद्वान थे उन्होंने उसे कुरान पढ़ने के लिए बोला, और उस कुरान का जो पेज था, पन्ना, उसमें दवा का लेप लगा दिया ताकि वो जब पन्ना पलटे तो थूक के माध्यम से दवा उसके शरीर में जा सके, और वो ठीक भी हो गया। और ये देख के वो उसका ईगो इतना हट हुआ कि वो इस जगह को जला दिया। वो सोचा कि मेरे हकीमों से भी ज़्यादा ज्ञान इस जगह में है, और उसको बहुत बुरा लगा। इसीलिए आप अपना ईगो को साइड में रखिएगा, और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।